आज अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। अगर कोई अपराध होता है तो उसमें पुलिस का क्या रोल होता है। ठीक है, तो पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। पुलिस को जब सूचना मिलती है कि यहाँ पे कोई क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है, तो वो वहाँ जाती है, वहाँ पूरे जो भी हुआ है उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है, आसपास के गवाहों के बयान दर्ज करती है और जो भी अगर किसी चीज़ से उसको मारा है, चाकू वगैरह है पास में, तो उसको वो सबूत के तौर पर इकट्ठा करते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है और आरोपी को पकड़ के जब पुलिस अपने साथ जेल में पुलिस थाने ले जाती है और वहाँ पर उनको लगता है कि हाँ वास्तव में इसी व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो उसकी चार्जशीट बनाता है और उसे अदालत में पेश करता है। जैसा कि अपन इस अध्याय में आगे इस कहानी में पढ़ चुके हैं, यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। अब पुलिस अपराध होने पर अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस उसे ये नहीं कह सकती कि भाई इसी ने ही पक्का इसी ने ही ये क्राइम किया है। उसे बाद में अदालत में पेश करना पड़ता है और अदालत में जज पूरी छानबीन करने के बाद ये फैसला सुनाते हैं। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। मतलब हमारे पूरे देश के जो लोग हैं उन सब के लिए कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को कानूनों का पालन करना पड़ता है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई ये पुलिस है और ये कुछ भी कर सकती है, नहीं, उन्हें भी इन कानूनों के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं होता है। अब ऐसा नहीं अपराध हो गया और पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है और उसे थाने लाकर उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, उसे मारा जाए या कुछ भी किया जाए, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी सज़ा नहीं दे सकती। सज़ा देने का काम कौन करता है? अदालत करती है। तो संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे और जो फौजदारी कानून जैसे चोरी वगैरह, हत्या, ये सारे जो अपराध होते हैं और इन अपराध में जो गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति के भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से की जा रही है। अब पुलिस डायरेक्ट जाके उसका हथकड़ी नहीं लगा सकती, पुलिस को कारण बताना होता है कि भाई तुमने ये अपराध किया है और तुम्हें इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कारण बताना होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होने का अधिकार, और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है अपराधी को, तो वो थाने में उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब पुलिस हिरासत में थाने में अगर किसी अपराधी को पकड़ कर ले गए हैं और मार पीट कर या डरा धमका कर उससे बयान ले लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अदालत में उन बयानों को मान्य
नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है पुलिस के दबाव में आकर उसने ऐसा कर दिया होगा, तो अदालत में जो बयान देगा आरोपी वही मान्य होता है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अब गवाही के तौर पर 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें और महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए उन्हें थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो ये भी लोगों को अधिकार दिए गए हैं। अब है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की है। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। अंडरलाइन करोगे। इसमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहनावा, नाम पट्टी और पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर आता है, इंस्पेक्टर है, तो उसका नाम, यूनिफॉर्म वगैरह एकदम सही होनी चाहिए। फिर गिरफ्तारी के समय अरेस्ट खेमों के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। अब जब गिरफ्तारी की जाती है तो क्यों की जा रही है, किस वजह से की जा रही है, तो वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए, किस तारीख को हुआ है, किस समय पर, कितने बजे उसे गिरफ्तार किया गया, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए कि भाई इस गवाह के सामने इसे गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीज़ें। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए और गिरफ्तारी हो रही उस वारंट पे उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के भी साइन होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। अब किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में रखा गया है, तो उस व्यक्ति को भाई अपने रिश्तेदार को वगैरह को सूचना देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है तो उसके बारे में अब उसके परिवार वालों को या संबंधियों को सूचना कैसे मिलेगी? तो पुलिस का ये काम है कि वो उसे उनके परिवार वालों को सूचित करे। अब है प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी मतलब कि जो FIR होती है वो। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराधी को पड़ताल शुरू कर सकती है। अब किसी के बारे में शिकायत या रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पुलिस उसके बारे में छानबीन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? FIR। FI मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कानून में कहा गया है कि किसी सत्रीय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। किस स्थान पर हुआ है, कौन सी तारीख को हुआ है, कौन से समय पर हुआ है, वो सारा उस FIR में लिखा जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है कि मतलब क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है, हत्या हुई है, चोरी हुई है, क्या हुआ है, वो सारा उल्लेख उसमें लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उसके नाम और गवाहों का भी उल्लेख होता है। फिर अगर अपराधी गिरफ्तार हो जाता है तो उसका और जो गवाह होते हैं उनका नाम भी लिखा जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और जो शिकायत लिख रहा है उसका नाम, पता, वो भी सारा विवरण FIR में लिखा जाता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं कि भाई किसने कंप्लेन की है उसके भी साइन करवाए जाते हैं।
शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है और जिसने भी शिकायत की है वो पुलिस से FIR लिखवा देता है, फिर उसकी फ़ोटोकॉपी भी वो पुलिस से मांग सकता है। यह उसका अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी FIR किसे कहते हैं, ये FIR में क्या क्या होता है। तो अपराध करने वाले का नाम, पता, समय, वो सारी चीज़ें, कौन सी घटना हुई है उसके बारे में, कौन गवाह हैं, किसने अपराध किया है, अपराध के संबंधियों के बारे में सारी सब सूचना इस FIR में दर्ज की जाती है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।